हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करती हैं। वीडियो स्टार्ट। अनिका डॉक्टर अमृता की आईडी दिखाकर जल्दी से रूम के अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद दरवाजे को वापस से लॉक करती है और उस लड़की के पास चली जाती है। उस लड़की को देख देख कर अनिका अ, को अपनी बेटी की याद आ रही थी। अनिका अपने इमोशन पर कंट्रोल करके उस लड़की का हाथ अपने हाथ में थामती है और फिर अपनी आंखें बंद करके उसके हाथ को महसूस करती है। जैसे जैसे वो महसूस कर पा रही थी, ऐसे वैसे वो पेन और पेपर पर उस चीज़ को ड्रॉ करती जा रही थी। जब अनिका ने पूरा जो मंजर था, उसके हाथ पे उभरी हुई रेखा का, हल्की सी उभरी हुई रेखा को भी अनिका ने स्केच के द्वारा अपने नोटपैड पर उतार लिया था। जब उसका वो काम हो गया, अनिका अपनी आंखें खोलती है और उस लड़की का हाथ वापस वहीं पर रख देती है और फिर अपनी नोटपैड में देखती है वो उसने जो अभी उस लड़की ने अपने हाथ पर जो नक्शा बनाया था, वो सेम एज इट इज़ अनिका ने उस पेपर पर बना दिया था। तभी अनिका जल्दी से उस पेपर को फोल्ड करती है, अपनी पॉकेट में डालती है और वहाँ से निकल जाती है। कुछ टाइम बाद अनिका अपनी गाड़ी लेकर होटल के लिए निकल रही थी, क्योंकि उस दूसरी लड़की के खाने का और उसके ट्रीटमेंट का भी टाइम हो गया था। इसलिए अनिका जब बिना किसी देरी के उसके पास चली जाती है। कुछ टाइम बाद ही अनिका की गाड़ी होटल के बाहर रुकती है और अनिका जल्दी से ये अपना सारा सामान लेकर रूम की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। कुछ टाइम बाद अनिका अपने रूम के अंदर पहुंच चुकी थी और जल्दी से उस लड़की के जितने भी मशीन वगैरह, अनिका ने उसकी बॉडी टेम्परेचर हर चीज़ को अपने मोबाइल में कैप्चर किया था। यानी कि अनिका भले ही वहाँ पर नहीं थी, लेकिन अनिका ने वहाँ पर उस लड़की की निगरानी के लिए काफ़ी कैमरे लगाए हुए थे। पूरा रूम कैमरों से एक कंट्रोल में था अनिका के मोबाइल में। इसलिए अनिका मोबाइल के ज़रिए उस लड़की की हर एक बॉडी मूवमेंट को नोटिस कर पा रही थी। अनिका ने देखा कि उस लड़की में पहले के मुकाबले काफ़ी चेंज, बॉडी लैंग्वेज में सुधार आया है। इसलिए अनिका जल्दी से उसको इंजेक्शन इंजेक्ट करती है और उसकी फिंगर से कुछ एक्यूपंक्चर का ट्रीटमेंट करती है। कुछ टाइम उसकी एक्सरसाइज, यानी कि हाथों की जो मसल्स थी वो काफ़ी लूज़ हो चुकी थी। यानी कि उसके हाथ तो थे, लेकिन वो जो पकड़ने की या फिर हाथ उठाने की क्षमता थी वो ना के बराबर ही थी। इसलिए अनिका कुछ टाइम के लिए उसके हाथों और उसके हाथ पैरों की कुछ मूवमेंट कराती थी, यानी कि कुछ एक्सरसाइज कराती थी। अनिका जल्दी से हर सारी एक्सरसाइज ये कराने के बाद उसे वापस रिलैक्स करने के लिए छोड़ देती है और उसके लिए जल्दी से ये जूस और बिल्कुल लिक्विड पदार्थ में सूप लेकर आती है। अनिका बारी बारी से दोनों चीज़ों को उसको खिलाती है और उसके बाद जल्दी से अनिका अपना फ़ोन चेक करती है, क्योंकि आज राजलक्ष्मी ने उसे कहा था कि अनिका, मैं फ्री जब होंगी तब मैं तुम्हें कॉल कर दूँगी। तभी वो अनिका जैसे ही अपने फ़ोन की तरफ कदम बढ़ाती है, ऐसे ही अनिका का भी फ़ोन बज उठता है। अनिका समझ पा रही थी कि ये कॉल किसकी आई होगी। बिना नंबर देखे ही अनिका सीधा कहती है, हाँ बोलो राजलक्ष्मी। तभी राजलक्ष्मी की आवाज़ जो दूसरी तरफ से आती है। तभी वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता ये नंबर मेरा है? तभी अनिका कहती है कि मुझे पता है किस टाइम पर कौन मुझे फ़ोन कर सकता है, और तुमने नंबर चेंज करके मेरे पास फ़ोन क्यों किया? तभी राजलक्ष्मी कहती है, दरअसल वो आज वॉशरूम में मेरा फ़ोन था, वो जल्दी से मेरी पॉकेट से निकल कर ज़मीन पर गिर गया और वहाँ पर पानी था, तो इस वजह से उसके अंदर पानी ये फ़ोन के अंदर घुस गया। इसलिए मैंने उसे सूखने के लिए चावल के डिब्बे में डालकर रख दिया है। तभी अनिका कहती है कि ठीक है। तभी राजलक्ष्मी कहती है कि कुछ ठीक नहीं है मैम, मैं आपसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। अगर आपसे हो सके तो आप मुझे मिलने के लिए यहाँ पे आ सकती हो। तभी अनिका कहती है, मैं वहाँ पर नहीं आ सकती, क्योंकि अभी मैं कुछ तो इतना ही बोली थी। तभी राजलक्ष्मी कहती है, कुछ क्या, आप मुझे बताओगी? तभी राजलक्ष्मी की बात सुनकर अनिका कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं तुमसे छुपाऊं। दरअसल बात बस ऐसे ही है,
हॉस्पिटल में जल्दी से अनिका ने शॉर्ट में सारा केस उसको कह सुनाया। तभी राजलक्ष्मी को भी उस रात का सारा मंजर समझ आ गया, क्योंकि उस रात भी उसके साथ ऐसा ही कुछ हुआ था, लेकिन उसके पास जो उसके साथ था उस टाइम, उसने उसके साथ वैसा नहीं करने दिया। इसलिए राजलक्ष्मी कहती है अनिका को, अनिका दी जैसा उस लड़की के साथ हुआ शायद ऐसा मेरे साथ भी हो सकता था, लेकिन मेरे साथ वो अनजाना शख्स कौन था मुझे आज तक नहीं पता लगा। अनिका कहती है कि राजलक्ष्मी तुम इन सभी फालतू बातों को छोड़कर सीधा मुद्दे पर आओ। तभी राजलक्ष्मी बोलती है, हाँ दरअसल बात ऐसे है कि उस लड़की और यहाँ के हर एक गर्ल्स के, या फिर जो टीचर है काफ़ी टाइम पुराने, उनसे मैंने इस एरिया के बारे में काफ़ी पूछताछ की है। कुछ जो हमारी मेड है उनसे मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है, क्योंकि उसका मानना है कि यहाँ पर कुछ ऐसे दरिंदे या इंसान, या शैतान भी कह सकते हैं, यानी कि इंसान के रूप में शैतान, जो लड़कियों को तो ऐसी पोजीशन यानी कि ऐसी हालत में छोड़ देते हैं, ना तो वो जिंदा होती है ना वो मृत पाई जाती है। लेकिन अगर लड़कियों के सिवा अगर वहाँ से कोई इंसान यानी कि कोई जेंट्स वहाँ से गुजरता है तो उसकी डेड बॉडी ही बाहर मिलती है। अनिका ने ये सारी बातें सुनी, अनिका भी काफ़ी कंफ्यूज हो गई। भाई ऐसा क्या होता है कि वो लड़कियों को तो ऐसी कंडीशन में छोड़ देता है, नहीं तो वो मरती है, नहीं वो जिंदा है, और जेंट्स को वो मौत के घाट उतार देता है। ऐसी ऐसा क्या हुआ होगा? तभी अनिका अपनी आंखें बंद करती है और उस लड़की के हाथ पर बनी हुई ड्राइंग को महसूस करती है, और जल्दी से राजलक्ष्मी को कहती है, तुम उस रास्ते से गई थी, क्या तुम्हें कोई वहाँ साइड से कोई गलियारा दिखाई दिया? तभी राजलक्ष्मी कहती है, मैंने वहाँ पर कुछ नहीं देखा, क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो चुका था, इस वजह से मुझे काफ़ी घबराहट और डर भी लग रहा था, इसलिए मैं अपने पैर पीछे की तरफ ना खिसकाकर आगे की तरफ ही बढ़ते जा रहे थे, साइड की तरफ ना देखकर सीधा आगे की तरफ ही देखे जा रही थी। तभी अनिका ने कहा कि चलो छोड़ो, और क्या हुआ? तभी राजलक्ष्मी आगे अपनी बात को जारी रखते हुए कहती है, और मैम जिस लड़की की जगह पर आपने मुझे भेजा है, और अभी तक जितनी भी लड़कियां गायब हुई हैं सभी मिडल फैमिली से ही बिलोंग करती हैं, यानी कि जिनके बारे में ज़्यादा छानबीन उनके परिवार वालों ने नहीं की है, और ये जो इंसान है या दरिंदे ही ये उन लड़कियों का ही शिकार करते हैं, या तो फिर मिडल फैमिली से हों, या फिर गांव से शहर पढ़ने के लिए कोई लड़की आई हो, उन्हीं का अभी तक शिकार हुआ है। कोई रिच फैमिली से किसी लड़की का अभी तक ऐसा कोई हालत में नहीं मिली है। तभी अनिका कहती है कि ठीक है। राजलक्ष्मी कहती है, मैम अगर मुझे दोबारा किसी चीज़ या कोई भी बात पता चली तो मैं आपको इस नंबर या फिर मैं अपने फ़ोन से ही कॉल करूँगी। अनिका कहती है, ठीक है राजलक्ष्मी, अब तुम अपने काम पर ध्यान दो, और जल्द से जल्द हमें ये केस सोल्व करना है, क्योंकि बहुत सी सारी लड़कियों की जान तो जा चुकी है, लेकिन हम आगे किसी लड़की के साथ ऐसा घिनौना काम नहीं होने दे सकते। हमें अपने मिशन को जल्द ही अंजाम देना होगा। राजलक्ष्मी भी यस बोल देती है और फ़ोन कट कर देती है। तभी दूसरी तरफ से निशा आती है। निशा राजलक्ष्मी को देखती है और कहती है, तुम इतनी देर से किससे बात करती हो? तभी राजलक्ष्मी कहती है, कोई नहीं, बस मेरी दीदी है, बस मैं उससे ही बातें कर रही थी। तभी निशा कहती है, ऐसी क्या बात है, तुमने काफ़ी टाइम हो गया और तुम क्लास में भी नहीं आई। तभी राजलक्ष्मी कहती है, दरअसल बात ऐसी है कि मैंने काफ़ी दिन हो गए अपनी दीदी से बात किए हुए, तो बस मैं बातें कर रही थी। और तभी निशा कहती है, तुम रात और रास्ता और कौन सा अंजाम की बात कर रही थी? तो अभी राजलक्ष्मी हड़बड़ा जाती है, और उसके मुंह से कुछ निकलता उससे पहले ही उनकी टीचर आ जाती है, और राजलक्ष्मी को कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम क्लास में क्यों नहीं आई? तभी राजलक्ष्मी कहती है कि मैम दरअसल मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, तो मैं इसलिए यहाँ पर टहल रही थी। तभी निशा भी बात को संभालते हुए उसकी हाँ में हाँ मिला देती है, और टीचर वहाँ से गुजर कर अपनी दूसरी क्लास के लिए निकल जाती है। दोनों दोस्त अपने रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ जहाँ ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में एक लड़का काफ़ी तड़प रहा था, और उसको जंजीरों से भी बांधा गया था। टाइम टाइम पर हर चीज़ की फैसिलिटी उसको दी जा रही थी, लेकिन वो बस एक ही आवाज़ गुहार लगा रहा था, प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। ले- लेकिन उसके पास जो औरतें थी, उन्हें ये जब आवाज़ सुनी तो वो जल्दी से आकर उसको एक इंजेक्शन इंजेक्ट कर देती है।
तभी एक और रौबदार आवाज़ उन औरतों को सुनाई देती है। वो और कोई नहीं बल्कि लच्छो थी। लच्छो उनसे कहती है कि मैंने कितनी बार कहा है कि इसे खाना खिलाने के बाद वापस से इसके मुंह को बांध दिया करो, और टाइम पर हर चीज़ की फैसिलिटी मैंने तुम्हें इसलिए दी है ताकि ये खा यहाँ पर कोई शोर शराबा ना करे। और कितनी बार मैं तुम्हें समझाऊं कि हमारे लिए ये एक चाबी का काम करने वाली मशीन है, और ये समय आने पर ही इस चाबी से हम ताले को खोल सकते हैं। तभी वो औरतें अपना सिर झुका लेती हैं और बोलती हैं, सॉरी, हमें माफ़ कर दिए, हमसे ही दोबारा ये गलती नहीं होगी। तभी उन औरतों की बात सुनकर लच्छो कहती है, कोई नहीं, अब की बार मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, लेकिन आगे ऐसी गलती हुई तो तुम अपना अंजाम समझ सकती हो, क्योंकि लच्छो किसी को भी नहीं छोड़ती। तभी औरतें अपना सिर झुकाकर लच्छो के पैरों की तरफ बढ़ जाती हैं और गिड़गिड़ाने लग जाती है। तभी लच्छो के पैर की तरफ उस औरत का सिर जाकर लग जाता है, जिससे लच्छो को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वो उस पैर से ही उस औरत को इतनी ज़ोर से लात मारती है कि वो जाकर पीछे की तरफ लुढ़क जाती है। लुढ़कने से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, और जो साइड में काफ़ी नुकीली चीज़ें रखी थी, कांच वगैरह, वो उसके सिर में जाकर लग जाता है और उसके सिर से काफ़ी खून बहने लग जाता है। जो बाकी की औरतें थी, वो ये मंज़र देखकर काफ़ी अपने आप को कंट्रोल करने लग जाती हैं, और उनके हाथ पैर सब काँपने लग जाते हैं। तो उन किसी भी औरत की हिम्मत नहीं थी कि वो उस औरत को उठाकर उसका ट्रीटमेंट या फिर उसके खून को रोक सकें। तभी लच्छो की आवाज़ सुनकर वो औरतें खड़ी हो जाती हैं। लच्छो कहती है, उठो और उसे पकड़ो और उसका ट्रीटमेंट करो। तुम्हें पता है कि मैं किसी को नहीं बख्शती, नहीं छोड़ती, और अभी तक तुमने मेरा कोई भी खौफनाक चेहरा शायद आज से पहले नहीं देखा होगा, लेकिन आज आप तुम दोनों इस थोड़े से ही हिंट को समझ चुकी होगी कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। तभी वो औरत अपने हाथों को जोड़कर लच्छो के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, मासा, हमें माफ़ कर दो, हम दोबारा ये गलती नहीं करेंगे। लच्छो कहती है, ठीक है, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से गुजर जाती है, और वो औरतें उस औरत को उठाती हैं और उसके सिर पर पट्टी करती हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर ज़रूर जाना। थैंक यू। कोई गलती हो उसके लिए दिल से सॉरी, दिल से सॉरी, दिल से सॉरी। लच्छो के साथ अभी जो हुआ था, लच्छो काफ़ी घबराई हुई थी, क्योंकि लच्छो बस वहाँ से गुजर रही थी तो उसे आवाज़ सुनाई दी, तो वो उसके कदम अपने आप उधर की तरफ बढ़ गए, क्योंकि वो दमयंती से मिलने के लिए आई थी। तभी वो दमयंती के ठिकाने पर पहुँच जाती है, जहाँ पर दमयंती बैठी हुई थी। तभी बिना किसी देरी के, बिना लच्छो को देखे ही दमयंती लच्छो से कहती है, तुम आ गई। लच्छो कहती है, आप तो मेरी आहट से ही मुझे पहचान लेती हैं, और आपने तो मुझे देखा भी नहीं। तभी दमयंती कहती है कि तुम तो मेरे जिगर का छल्ला हो, और जो अपने जिगर के छल्ले को कोई भले ही दूर हो जाए लेकिन उसे भूल नहीं पाता। तभी लच्छो ऐसी बातें सुनकर दमयंती के जाकर गले लग जाती है और कहती है, मासा, बस आप ही तो है जो मुझे अच्छे से समझती हैं। और मासा लच्छो से कहती हैं, हम तुम भी मुझे ही अच्छे से समझती हो, हम दोनों ही इस दुनिया में आए हैं, हम दोनों ही इस दुनिया से जाएंगे। दोनों एक दूसरे के गले लग जाती हैं और काफ़ी हंसने लग जाती हैं। एक दूसरे की तरफ कुछ ऐसी बातें कर रही थी जो अनकही और अनसुनी थी। तभी लच्छो के फेस पर थोड़ा सा खून लगा हुआ था। तभी दमयंती कहती है कि तुम किसको मारकर या फिर किसके साथ क्या करके आई हो। तभी लच्छो कहती है, बस ऐसे ही। तभी दमयंती कहती है, बताओ तो सही, ऐसा क्या किया है तूने। तभी लच्छो कहती हैं कि दरअसल बात ऐसी है कि मैं वहाँ से गुजर रही थी, और जो उस कमरे में वो लड़का है, वो काफ़ी आवाज़ कर रहा था, जो कि मुझे इरिटेट कर रहा था। मैंने कितनी बार कहा कि मुझे शोर शराबा चिल्लान की आवाज़ें बिल्कुल भी पसंद है, मुझे बस शांति चाहिए, जो कि मेरे हर एक मकसद को पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इतनी बात सुनकर जल्दी से एक औरत आती है और कहती है, मासा, मासा, मासा। तभी दमयंती कहती है, क्या हुआ। तभी वो औरत कहती है कि मासा, अभी जो
और जिसके साथ एक छोटा-सा हादसा हुआ था, उसकी जान चली गई है। तभी लच्छो कहती है, और ये तो होना ही था, क्योंकि वार किसने किया था। तभी लच्छो की बात सुनकर दमयंती समझ गई कि ये हो ना हो ये लच्छो ने ही किया है। और इतना कहकर दमयंती कहती है कि उसे अच्छे से उसका अंतिम संस्कार कर दो। तभी वो औरत वहाँ से चली जाती है और कुछ आदमियों के साथ वहाँ पर पहुँचती है, जहाँ पर वो औरत अपना दम तोड़ चुकी थी। क्योंकि आखिरी सांस में जब वो जिंदा ही थी, लेकिन उसने दोनों औरतों से कहा था कि बहन, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम्हारे लिए मेरे मन में कोई भी दया भाव हो, तो प्लीज़ मुझे इस संसार से मुक्ति दिला दो। मैं इस कैद से तो बाहर नहीं जा सकती और अपने आप को भी नहीं मार सकती। अब मेरे पास इस यहाँ से मरने का और कोई ज़रिया नहीं है। मौत के घाट उतार दो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। मैं तुम्हारे हाथों अपनी झोली करके तुमसे भीख माँगती हूँ। प्लीज़ मुझे मौत के घाट उतार दो, क्योंकि मैं उन औरतों के साथ और किसी के साथ भी कोई नाइंसाफ़ी ना तो देख सकती हूँ और ना कर सकती हूँ। जितनी भी मेरी मजबूरी रही, बस मेरी वो एक बहुत बड़ी मजबूरी थी। इसलिए मैं इस मजबूरी के बंधन से आज़ाद होना चाहती हूँ। इसलिए मुझे आज़ाद कर दो। लेकिन उन दोनों औरतों में से किसी ने भी उसे मौत के घाट नहीं उतारा, बल्कि उसके गले लग गई। तभी उसने जो हाथ में नीचे जो नुकीली चीज़ें पड़ी हुई थी, उसने अपने हाथ में ली और अपने गले को काट दिया। इतना ये सब देखकर वो दोनों औरतें काफ़ी रोने लग गई और एक दूसरे की तरफ देखकर गले लगकर और बहुत ज़ोरों ज़ोरों से रोने लग गई। जब वो औरतें अपने आप को कंट्रोल करके बाहर लच्छो के पास गई, तो उन दोनों में से किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो लच्छो की तरफ नज़र भर कर भी देख सके। इसलिए वो सीधा दमयंती से ही सारी बातें कह सुनाई। और वो दमयंती ने भी समझ चुकी थी और उनके साथ कुछ आदमियों को भी भेज दिया। जल्दी से उस औरत का अंतिम संस्कार कर दिया गया। दूसरी तरफ रोहित मारवा की गाड़ी शिमला पर के हाईवे पर पहुंच चुकी थी। कुछ टाइम बाद ही रोहित मारवा शिमला पहुंच चुका था और उसने अनिका का एड्रेस भी मालूम कर लिया था। उसने अनिका वाले होटल में ही एक रूम बुक कर लिया। लेकिन रोहित मारवा ने अपना हुलिया बिल्कुल चेंज कर दिया था। वो बिल्कुल एक ऐसे बूढ़े इंसान का हुलिया उसने अपनाया था, जो देखने में तो यंग लग रहा था, लेकिन उसकी कद काठी, उसका फेस, उसके हर चीज़ को देखकर अ, ये कहना मुश्किल हो रहा था कि ये यंग है या फिर ओल्ड। रोहित मारवा का ऐसा हुलिया देखकर खुद चिराग भी चिराग भी दुविधा में पड़ गया था कि ये रोहित मारवा है या फिर कोई और। तभी रोहित मारवा को देखकर चिराग कहता है, सर आप तो मेरी ही पहचान में नहीं आ रहे, तो फिर अनिका मैम की कैसे पहचान में आएंगे। तभी रोहित चिराग से कहता है, मेरी अनिका और सभी लड़कियों में अलग है, और मुझे वो इस हुलिये में भी पहचान सकती है और पहचान भी लेगी। अगर वो मुझे 2 मिनट के लिए भी ताकती रही, तो वो मेरे लिए ये हुलिया भी कम पड़ जाएगा उसे जानने और पहचानने के लिए। तभी चिराग कहता है कि तो फिर आपको पता है अनिका मैम आपको पहचान लेंगी, तो फिर आपने हुलिया क्यों बनाया है। आप हुलिया मत चेंज करो, आप सीधे डायरेक्ट जाकर अनिका मैम से बात कर सकते हो। तभी रोहित मारवा कहता है कि मैं अनिका के सामने नहीं जाऊंगा और इधर उधर ही उसके आसपास ही रहूँगा। ये जो मेकओवर है वो तो मैंने इसलिए किया है ताकि मैं किसी की भी पहचान में ना आऊँ कि मैं रोहित मारवा हूँ। तभी चिराग मेहता उसकी सारी बातों को समझ गए और कहने लग गए, सर अगर आपने ही हुलिया चेंज कर लिया है, तो मुझे भी अपना हुलिया चेंज करना होगा, क्योंकि मुझे भी सभी लोग जानते हैं कि चिराग मेहता रोहित मारवा का सेकंड हैंड है। तभी रोहित कहता है, हाँ चिराग तुमने बात तो बिल्कुल 100 पता सही की है। तभी चिराग भी अपना हुलिया चेंज कर देता है और रोहित के साथ होटल में चला जाता है। उन दोनों ने अनिका के ऊपर वाला जो फ्लोर था, उसके ऊपर ही अपना रूम लिया था। उस रूम के अंदर जाकर रोहित मारवा ने जल्दी से वॉशरूम की तरफ ना होकर वॉशरूम के सट के जो पर्दे लगे हुए थे उनमें से एक खोल किया, क्योंकि अनिका की हर टाइमिंग
रोहित मारवा देख रहा था। पूरा 24 हॉर्स हो चुके थे। रोहित मारवा ने देख लिया था कि अनिका किस टाइम आती है और किस टाइम जाती है। उसके बीच में आकर जब अनिका अपने रूम में नहीं थी, उस टाइम पर रोहित मारवा ने अपना प्लान बना लिया था और एक दीवार में से एक छोटा सा छेद करके मिनी कैमरे को उसके नीचे लटका दिया था। वो देखना चाहता था कि अनिका क्या करती है और अनिका के दिमाग में चल क्या रहा है। इसलिए रोहित ने ये सब गेम किया था और ये सब प्लान उसने शिमला आते आते सब प्लान कर लिया था। रोहित का ये सब प्लान देखकर खुद चिराग भी काफ़ी दुविधा में पड़ गए थे। वो बस ये सोचे जा रहे थे, अगर रोहित मारवा सर ये कहते हैं कि अनिका मुझे इस हुलिये में पहचान लेगी, जो कि किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है, तो फिर रोहित मारवा ने जो ये कैमरा नीचे किया है, क्या अनिका मैम इसको नहीं पहचानेंगी? तभी ये सब सोच ही रहा था। तभी रोहित मारवा चिराग से कहता है कि क्या सोच रहे हो तुम? ये सोच रहे हो कि मैंने ये कैमरा नीचे क्यों किया? और तभी चिराग हाँ में सिर हिला देता है। तभी ए, रोहित मारवा उसे समझाता है, ये पर्दे के बिल्कुल सटके हैं, जो पर्दे का कलर है बिल्कुल मैंने उसी कलर से ही ये छोटा कैमरा मंगवाया है। जिसे कि अनिका इस तरफ लगाए तो इसे अलग से कुछ चीज़ शो ना हो। तभी चिराग बातें समझ जाता है और रोहित मारवा से कहता है कि सर आप भी अनिका मैम से ऊपर हो। तभी चिराग की बातें सुनकर रोहित मारवा के फेस पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। तभी अनिका अपने रूम में आती है और रोहित मारवा ये सब अपने फ़ोन में देख पा रहा था कि अनिका रूम में आई। और तभी अनिका ने पर्दे को जब साइड किया तो रोहित मारवा ने देखा कि वहाँ पर एक लड़की है जिसका ट्रीटमेंट अनिका कर रही है। रोहित का मन कर रहा था कि वो अनिका के पास जाए और अनिका से पूछे कि ऐसा क्या हुआ है इसके साथ और ये कौन है। क्योंकि अनिका जैसे जैसे उसका ट्रीटमेंट कर रही थी वैसे वैसे वो लड़की दर्द से करा रही थी। रोहित चाहता तो एक पल में नीचे जाकर अनिका से सारी बातें पूछ सकता था, लेकिन वो अनिका के इस प्लान को ख़राब नहीं करना चाहता था। इसलिए रोहित मारवा ने ऐसा कोई काम करना बेहतर नहीं समझा जिससे कि अनिका कंफ्यूज हो जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर कर जरूर जाना। गलती हो उसके लिए दिल से सॉरी, दिल से सॉरी। और फिलहाल ये किसी ने मुझे फ़ोन पर बताया है, नोट पैड में नहीं है। कोई गलती हो उसके लिए सॉरी पहले से ही।